नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 9वां लेक्चर है और कई सारे लेक्चर उस पर डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सारी वीडियो के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो शोध करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान जो हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, मटेरियल जो इकट्ठा करते हैं, अगर उसको एक क्रमबद्ध तरीके से हम न लगाएं तो क्या हुआ है, हमारे काम का रहता है कि नहीं रहता है। एक व्यवस्थित तरीका होता है हर एक चीज़ का। तो परिचय देखते हैं इसका। सबसे पहले, शोध और तत्वों का संकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु मात्र संकलन किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाए, एक क्रम लगाया जाए, तभी उसका अध्ययन किया जाए। जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, जिस प्रकार से हम अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी तथ्यों से होता है, फैक्ट से। पर केवल तथ्यों का संकलन उसी भांति विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से पत्थरों से बनाए एक ढेर। अगर हम पत्थरों को ढेर को मकान कह दें तो बेकार है। उसी प्रकार तथ्यों को ढेर को हम विज्ञान नहीं कह सकते जब तक कि उसको एक क्रमबद्ध तरीके से न लगाया जाए। तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के लिए आवश्यक तैयारियां कौन कौन सी हम तैयारी करते हैं फैक्ट के लिए। सबसे पहला है तथ्यों का संपादन। ठीक है, तथ्य संपादन का तात्पर्य एकत्र तथ्यों से दिखाई देने वाली गलतियों, अपूर्णताओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाना है। शोधकर्ता को इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी शोध के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। जब आप रिसर्च करते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो डेटा आपको मिल रहा है, जिस व्यक्ति से आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे वह काम का है और कितना काम का नहीं है। ठीक है। अब है प्रतिक्रिया या अनावश्यक पाए जाने वाले पर उन तत्वों का तथ्य सामग्री में स्थान नहीं देना। जो हमारे काम का डेटा नहीं है उसको हम अपने स्थान पर नहीं दे सकते, अपना डेटा करेक्ट नहीं कर सकते, उसको हटा देना चाहिए। परीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ परीक्षा करते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है, प्राथमिक तथ्य शोध विषय से संबंधित हो। जो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वह हमारे शोध विषय से संबंधित हो। और सेकंड है, अनावश्यक तथ्यों का स्थान प्राप्त ना हो। जो हमारे काम का नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। और थर्ड है, तीसरा है, तथ्यों में शुद्धता एवं विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वह कितने विश्वसनीय हैं ये जानकारी भी हमको होनी चाहिए। और चौथा है, तथ्यों में एकरूपता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। और पांचवा, तथ्य सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। एक क्रम होता है, एक हर एक चीज़ का विज्ञान में भी क्रम होता है, क्योंकि क्रम के बगैर तो हम कर ही नहीं सकते रिसर्च। और द्वितीयक, तथ्यों का परीक्षण। सेकेंडरी, जिन संस्थाओं, व्यक्तियों या स्रोतों से सामग्री को प्राप्त किया जाता है, जिसमें हम संस्था में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, समिति में जाते हैं, समुदाय में जाते हैं अपना डेटा को इकट्ठा करने, वे कहाँ तक विश्वसनीय हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तथ्यों के संग्रह में अपनाई गई पद्धतियाँ, जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसमें कौन कौन सी पद्धति अपनाते हैं, का परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे कहाँ तक निर्भर योग्य हैं, कि वे हमारी कहाँ तक हमें सहायता प्रदान कर सकती हैं। यदि तथ्य सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर अनुकूल नहीं है तो उनके विश्वसनीय होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। शोधकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सर्वेक्षण के उद्देश्य होते हैं वह अनुकूल नहीं है हमारे, तो हमें उनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा होता है रिसर्च के लिए। थर्ड है, तथ्यों का वर्गीकरण। फैक्ट होते हैं उनका वर्गीकरण। तथ्यों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या की आत्मा होती है। किसी भी शोध कार्य में के लिए एकत्र तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में तथा बिखरे हुए होते हैं। जो डेटा होता है वो एकत्रित बहुत ही बिखरा हुआ होता है। बड़ी मात्रा में बिखरी सामग्री को निश्चित श्रेणियों में व्यवस्थित
करने को हम वर्गीकरण कहते हैं। जो हमारा डेटा फैला होता है उसको एक हम रिसर्च के दौरान एक क्रम बनाते हैं, एक क्रमबद्ध तरीका होता है, तो उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। श्रेणियों में वर्गीकरण करना, ऐसे हम चैप्टर बाई चैप्टर बनाते हैं अपना, तो ऐसा ही है वर्गीकरण करना। परिभाषा है, सबसे अच्छी परिभाषा है कोरोन के अनुसार। कोरोन ने वर्गीकरण के बारे में लिखा है, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता एवं निकटता के आधार पर समूहों एवं वर्गों में क्रमबद्ध करके तथा व्यक्तिगत इकाइयों की विभिन्नता के माध्यम से पाई जाने वाले लक्षणों की एकात्मकता को व्यक्त करने की प्रणाली है। ठीक है। अब चौथा है संकेतन। संकेतन वर्णनात्मक उत्तर में अधिक उपयोगी है। वर्णनात्मक उत्तर में अधिक उपयोगी है। बड़े बड़े उत्तरों को संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम इशारा भी करते हैं कभी कभी, तो संकेत होता है, व्यक्त किया जाता है। हम संख्या को आधार पर बांट सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 के संकेत प्रदान कर सकते हैं। पाँचवा है तत्वों का सारणीयन। गणनात्मक तत्वों का व्यवस्थित व वैज्ञानिक ढंग से एक सारणी या तालिका के अंतर्गत प्रदर्शित करना सारणीकरण कहलाता है। यानी कि हम एक सारणी बनाते हैं, एक तालिका होती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिएगा, आप कूटनीति का सवाल आते हैं नेट में और आंकड़े प्रदर्शन आते हैं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं, जो एक सारणी बनती है ऐसी, तो उसी को सारणी कहते हैं, सारणीयन कहलाता है। इनका मुख्य उद्देश्य विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त एवं समझने योग्य दशा में प्रस्तुत करता है, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या डेटा इकट्ठा किया है, कितना हमारा उपयोगी है, कितना हमारा उपयोगी नहीं है। इसके द्वारा विभिन्न तथ्यों का संबंधी मालूम किया जाए। ये सभी बातें विश्लेषण व व्याख्या में कार्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद है विश्लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया। जो विश्लेषण होता है उसकी व्याख्या की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। परिभाषा है पी.वी. यंग ने के द्वारा प्रस्तुत की गई कि उल्लेख कर देना उपयोगी होगा। उनके द्वारा दिया गया क्रम इस प्रकार है। पी.वी. यंग के द्वारा क्रम, फर्स्ट क्रम है इनके द्वारा तथ्यों की तौल, यानी कि जो फैक्ट होते हैं उनको हमें तौलना है। तथ्यों को शोध हेतु उपयोग बनाने के लिए इस बात की काफ़ी आवश्यकता होती है कि उनकी परीक्षा कर ली जाए। जो फैक्ट होते हैं वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। तथ्यों का दोबारा परीक्षण करते समय इस बात को देखा जाना चाहिए। जब हम दोबारा फैक्ट का अपना एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उनमें यथार्थता एवं विश्वसनीयता है या नहीं, मतलब कि जो हमारे काम का है या नहीं है, का गुण भी विद्यमान नहीं रहने पर उन तत्वों का पुनः निरीक्षण कर लेना चाहिए। जो हमारे काम का नहीं है डेटा, उनका हम फिर से निरीक्षण कर लेना चाहिए तथा इस बात की जांच भी कर लेनी चाहिए कि वैश्यता का गुण किस परिस्थिति के साथ समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त इस बात की जांच भी कर लेनी चाहिए कि तथ्य संबंधित समूह का उचित प्रतिनिधित्व करना है या नहीं। अब सेकंड है रूपरेखा की तैयारी। रूपरेखा एक रूप होता है, ऐसा हमारा रूप है, आपका रूप है, तो रूपरेखा की भी तैयारी होती है। आंकड़े, एक रूपरेखा अध्ययन का नक्शा होता है। ठीक है। रूपरेखा तैयार करने से महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम एक रूपरेखा बना देते हैं किसी चैप्टर का, जब आप चैप्टर बनाते हैं तो आप उसकी सबसे पहले रूपरेखा बनाते हैं कि हम किस रूप में किसको ढालेंगे, तो इससे हमें हर एक चीज़ का आसानी से हम समझ सकते हैं। स्पष्ट तथा वित्तमयी विचारधारा के विकास तथा विविध तथ्यों के विश्लेषण क्षेत्र के विषय में सहज तथा क्रमबद्ध स्पष्टीकरण एक रूपरेखा के बिना संभव नहीं है। क्या कह रहा है ये? विचारधारा के विकास तथा विविध तथ्यों के विस्तृत क्षेत्र के विषय में, विभिन्न क्षेत्रों के विषय में सहज तथा क्रमबद्ध स्पष्टीकरण की रूपरेखा के बिना संभव नहीं है। रूपरेखा तैयार करने में असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। असावधानी हमें नहीं बरतनी चाहिए। इसका निर्माण स्पष्ट मान्यता पर होना चाहिए। जो फैक्ट होते हैं उन पर ही इसका निर्माण होना चाहिए।
कि तत्व को पारस्परिक संबंध क्या है, मतलब तत्व से पारस्परिक संबंध क्या है, कहाँ पर गंभीर गलतियाँ हुई हैं और कहाँ नहीं हुई हैं। और तीसरा है तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। मार्गदर्शन के रूप में एक रूपरेखा का निर्माण कर लेने के पश्चात तत्वों के वर्गीकरण पर भी बहुत कुछ अध्ययन की प्रभावशीलता व मूल्यांकन पर निर्भर करती है। परिभाषा है श्री रॉबर्ट ईड के शब्दों में सामाजिक विज्ञान में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारण प्रभावित करती है। एक फैक्ट होता है वह अनेक कारण हमें प्रभावित करती है, ठीक है, तथा उन कारणों की अत्यधिक कठिनाई होती है। उन कारणों को हमें एनालिसिस करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण हो जाने पर उनकी तुलना, उनमें पाई जाने वाली समस्याओं व असमानताओं आदि का ज्ञान प्राप्त हमें कर लेना चाहिए, किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी असमानताएं हैं इनका भी देखना चाहिए। और चौथा है अवधारणाओं का निर्माण। एकत्रित तत्वों का वर्गीकरण कर लेने के बाद अगला चरण अवधारणाओं का निर्माण करना होता है। अवधारणा के निर्माण का सामाजिक शोध में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसके द्वारा बिना कोई कठिनाई के किसी घटना विशेष या परिस्थिति को समझा जा सकता है। इसके द्वारा अगर हम ये अवधारणा का निर्माण कर लेंगे तो हम सोसाइटी में किसी भी चीज़ को आसानी से हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले इसका उदाहरण के ले लेते हैं। यदि एकत्रित तत्वों के आधार पर यह पता चलता है कि एक समूह या व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय के विचारों व मूल्यों के साथ अपना अनुकूलन कर सकने के कारण उनके साथ तनाव व संघर्ष की स्थिति में अगर है तो संपूर्ण परिस्थिति को समझने के लिए सांस्कृतिक संघर्ष की अवधारणा को ग्रहण किया जा सकता है। ये उदाहरण है। यदि एकत्रित तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि एक समूह में व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय में या मूल्यों के साथ अपना अनुकूल प्रभाव किस कारण कर रहा है, कि तनाव में है, तो इसकी अवधारणा को ग्रहण कर लेना संस्कृति के द्वारा ही संभव है, कल्चर के द्वारा। पाँचवें तुलना तथा व्याख्या। संकरित तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण और अवधारणाओं का निर्माण कर लेने के बाद तत्वों को सामान्य प्रतिमान स्पष्ट हो जाते हैं। जो हमारा फैक्ट होते हैं, जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, वह एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। तब इन प्रतिमानों की तुलना में संभव हो पाता है। तुलना करने से विभिन्न तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तथा हम उनकी गहराइयों की ओर विस्तृत जानकारी पर प्राप्त कर सकते हैं। कितनी गहराई से हम अध्ययन कर सकते हैं। पाँचवा है सिद्धांतों का प्रतिपादन, थ्योरी का प्रतिपादन। तत्वों की व्याख्या के पश्चात सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जब तत्वों की व्याख्या कर देते हैं उसके बाद हमें अपना सिद्धांत का निर्माण करना होता है। अतः इसके संबंध में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत वास्तव में व्याख्या के आधार पर निकाली गई निष्कर्षों का अति संक्षिप्त रूप होता है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने अपने अपने शोध विश्लेषण व्याख्या के आधार पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं अपने शोध समस्या के द्वारा, वह अपने अपने मत रखते हैं, अपना अपना सिद्धांत रखते हैं। अब प्रोफेसर शंकर के अनुसार ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि अपराधी की दर के संबंध में जिस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है वह है स्कूल से भागने वाला अपराध तथा व्यस्त अपराध की दरें शहर के केंद्र से दूरी के उल्टे अनुपात में घटती जाती हैं। शहर के केंद्र की दूरी से उल्टे अनुपात में घटती जाती हैं। सिद्धांतों का प्रतिपादन तत्वों के विश्लेषण व व्याख्या का अंतिम चरण होने के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अंतिम चरण होता है विश्लेषण और व्याख्या। इन्हीं से हम सिद्धांत का निर्माण होता है। सबसे पहले हम फैक्ट लेते हैं, फैक्ट के बाद फिर कॉन्सेप्ट तैयार होता है, कॉन्सेप्ट के बाद हम किसी सिद्धांत का अपना निर्माण करते हैं। जो थीसिस होती है हमारी, वही हमारा सिद्धांत होता है। इसलिए इस चरण को पूरा करने से अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। सिद्धांत को शोध का सार माना जाता है। ओके, जिनका यथार्थ और स्पष्ट होना
उतना ही अच्छा होगा। सिद्धांत और लिखते समय ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाना चाहिए जिसका एक ही अर्थ सभी शोधकर्ता समान रूप से समझें। ऐसा नहीं है कि हम अलग समझ रहे हैं और आप अलग समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत का निर्माण जब ही होता है जब चार व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, चार व्यक्ति अपना मत एक ही निकाल के रखें कि नहीं हमारे हिसाब से ये है, तो दूसरे व्यक्ति देखें तो उसका भी मत वही आए। चारों का एक ही व्यू होना चाहिए, तभी हम सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। प्रतिपादित सिद्धांत इस बात पर होना चाहिए कि उसके विश्लेषण से संपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र और मूल निष्कर्ष हो जाए। ऐसा नहीं होने पर सिद्धांत की वास्तविक उपयोगिता संभवतः कम हो जाती है। ठीक है, सिद्धांत का निर्माण हमें करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए रिपोर्ट तैयार करना है, कैसे हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जियो दिल से।